जय हिंद दोस्तों, फिर से आ चुके हैं एक बार और करेंट अफेयर्स लेके। आज एक और खुशी की बात है, कल से सब्सक्राइबर बढ़ चुके हैं और 100 हो चुके हैं। ऐसे ही आप लोग प्यार देते रहिए और जहां तक हो वीडियो को शेयर कीजिए, एक एक लोगों तक वीडियो को पहुंचा दीजिए, क्योंकि यहीं से करेंट अफेयर्स मिलेगा। और ये जैसे देखिए, आज तक हम नहीं बताए हैं, आज तक बहुत से जो हमसे पढ़ रहे हैं ऑफलाइन में उनको तो पता है, लेकिन ऑनलाइन वालों को हम नहीं बताए हैं। आज तक 4 से 5 एग्जाम हम निकाल चुके हैं, ठीक है। और नहीं विश्वास है तो आपको हम एग्जाम निकालने का पेपर भी दिखा देंगे। लेकिन एग्जाम निकालने के बाद जो होता है ना, ड्रीम ड्रीम की वजह से जो होता है, अभी देखिए, अभी हम 11:30 बजे वीडियो बना रहे हैं, 11:30 बजे रात में वीडियो बना रहे हैं। 11:30 बजे रात में वीडियो बनाने का रीजन क्या है? सिर्फ और सिर्फ अभी हम लोग का खत्म हुआ है क्लास। किस चीज का? तो सर हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो इस चीज का खत्म हुई है क्लास। जब हम अब आके आप वीडियो बनाना शुरू किए, करेंट अफेयर्स लिखे हैं, करेंट अफेयर्स लिख के वीडियो बनाए। क्यों? सिर्फ आप लोग के लिए, क्योंकि देख रहे हैं आप लोग अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, अच्छा खासा सब्सक्राइब कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमको वीडियो बनाना अच्छा भी लग रहा है और मेरा शौक भी था ऑनलाइन आके पढ़ा। तो ऐसे ही आप लोग शेयर करते रहिए और आराम से निकालते। अभी हाल फिलहाल में मेरा सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्जाम हुआ था आराम से, तो इसमें भी अच्छा खासा नंबर आया। देखिए, तो इसी प्रकार से हम आगे भी खुद तरक्की करेंगे, आप लोग को भी लेके बढ़ेंगे। एग्जाम में क्या पूछेगा नहीं पूछेगा वो मेरे पे छोड़ दीजिए। आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब ठोकते रहिए और जितने भी लोगों के बीच में वो शेयर करते रहिए, ठीक है। जितने भी लोगों के बीच में शेयर कीजिए। क्या सर, क्या करेंट अफेयर्स से रिजल्ट होगा? जी बिल्कुल नहीं। करेंट अफेयर्स के बाद हम आज और कल से ही आपको इस पे पॉलिटी का लक्ष्मीकांत चालू करने वाले हैं। और कुछ नहीं, पॉलिटी लक्ष्मीकांत से पढ़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ 150 सब्सक्राइबर की जरूरत है। अभी 104 हो रहा है ना, अगर 46 और बढ़ जाते हैं, जब भी 46 बढ़ेगा, 150 सब्सक्राइबर जिस दिन हो जाएगा उस दिन गारंटी ठोक के बोल रहे हैं कि हम लक्ष्मीकांत पॉलिटी चालू कर देंगे। समझ में आ रहा है? 150 सब्सक्राइबर्स आप लोग शेयर कीजिए दबा के, लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए शेयर कीजिए एकदम। 150 सब्सक्राइबर, लक्ष्मीकांत पॉलिटी चालू हो जाएगा। चले बढ़ते आज के करंट अफेयर्स की तरफ। सबसे पहले कल का जो एक न्यूज था जो छूट गया था, आदित्य एल1 पर बात करते हैं। आदित्य एल1 पे बात करते हैं। आप लोग के लिए क्वेश्चन भी है, जैसे कि मैं डेली क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोग को, और आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख रहे हैं। कल नुसरत जहां थी, जिनके नाम से नुसरत जहां जी आईडी है, उन्हीं के नाम से कमेंट आया था, जो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में वही दिए थे। तो उनके लिए एक बार आप लोग लाइक कर दीजिएगा। अब देखिए, जो लोग भी सबसे पहले कमेंट में आंसर देंगे उनका नाम वीडियो में अनाउंस होगा। और जान रहे हैं, सबसे पहले कमेंट में आंसर देने का मतलब अच्छा खासा टैलेंटेड व्यक्ति और प्लस ध्यान भी लगा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आदित्य एल1, आप लोग के लिए क्वेश्चन ये है कि आदित्य एल1 किस दिन लॉन्च हुआ था, आपको वो डेट लिखना है। आदित्य एल1 किस दिन लॉन्च हुआ था, आपको वो डेट लिखना है। बाकी पहुंचा कब था वो हम बता रहे हैं। ये पहुंच गया है आपको 7 तारीख को। कितना तारीख को पहुंचा है? 7 जनवरी 2024 को पहुंचा है। आप लोग एक बार और सुन लिए, क्वेश्चन किस दिन लॉन्च हुआ है वो आपको बताना है और इसी कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आदित्य एल1 7 जनवरी 2024 को पहुंच चुका है। कहां पहुंचा है तो आज हम फिगर बना के बताने वाले, ध्यान से समझिएगा। ये जैसे है सूर्य भगवान, ठीक है, और ये हो गई पृथ्वी, इतनी सी भी छोटी है। सूर्य भगवान के मुकाबले पृथ्वी हमारी और छोटी है, लेकिन फिर भी हम इतना थोड़ा सा बड़ा बना दिए, ठीक है। तो सूर्य भगवान ये हो गए, पृथ्वी ये हो गई। अब समझिए, यहाँ पे है लैग्रेंज पॉइंट 1, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 3, इधर 3, और यहाँ पे है 4, और यहाँ पे है 5। मतलब कॉर्नर पे एकदम तिरछा जाइएगा तो 4 और 5 मिलेगा, बाकी सीधा जाइएगा तो आपको 1 मिलेगा। और पृथ्वी के पीछे 2 है और सूर्य के पीछे कितना है? 3 है। तो लैग्रेंजियन पॉइंट कितना है सर? तो टोटल 5 है। कितना है? 5 है। पहला वाला पे आदित्य एल1 गया है, दूसरा वाला पृथ्वी के पीछे, ये क्या है? ये पृथ्वी है, और ये क्या है? ये सूर्य भगवान अपने हो गया। तो दूसरा वाला सर लैग्रेंज पॉइंट कितना है? तो पृथ्वी के पीछे है। और तीसरा वाला कहाँ है सर? तो सूर्य के पीछे है। चौथा वाला सर सूर्य से थोड़ा तिरछा पड़ जाता है यहाँ पे। पांचवा वाला सर सूर्य से थोड़ा नीचे तिरछा पड़ जाता है सर। तो आदित्य एल1 गया कहाँ है सर? तो आदित्य एल1 सर 1 पे गया है। कहाँ गया है? 1 पे गया है आदित्य एल1। सर एक और क्वेश्चन है कि इसका नाम लैग्रेंज पॉइंट ही क्यों पड़ा? तो एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, जोसेफ लुई लैग्रेंज। क्या नाम है? जोसेफ लुई लैग्रेंज के नाम पे इसका नाम क्या पड़ा? लैग्रेंज। समझिएगा, अभी जाएगा तो अध्ययन क्या करेगा? अध्ययन भी तो कुछ करने के लिए होना चाहिए ना। तो ये सूर्य के बाहरी पार्ट बोला जाता है क्रोमोस्फीयर और फोटोस्फीयर।
क्रोमोस्फीयर और फोटोस्फीयर का अध्ययन करने गया है। किसका? सूर्य का। हमारा थोड़ा ही करेगा, सूर्य का ही नहीं करेगा जी। तो सूर्य के बाहरी भाग जिसको बोलते हैं क्रोमोस्फीयर फोटोस्फीयर का अध्ययन करने कौन गया है? आदित्य एल 1। तो अध्ययन करके क्या करेगा? बताएगा। जिससे जानकारी क्या प्राप्त होगा? तो सूर्य के सतह पे कुछ सौर ज्वाला उठती है, जो सौर ज्वाला पृथ्वी पर गिरती है, जो सौर ज्वाला पृथ्वी पे गिरती है तो उसको अरोरा बोला जाता है। जो लाइट चमकता है तो उसको अरोरा बोला जाता है, ठीक है। अगर उत्तर भाग और दक्षिण भाग दोनों में गिरता है तो दोनों अरोरा ऑस्ट्रियोलिस, अरोरा बोरियोलिस, दो भाग उसका कहा जाता है। तो वो तो हम ज्योग्राफी की क्लास में आपको बताएंगे। तो जब सूर्य से सौर ज्वाला निकलता है तो क्या स्थिति होती है, जब सूर्य ग्रहण लगता है तो क्या स्थिति होती है, जब चंद्र ग्रहण लगता है तो क्या स्थिति होती है, कब गर्मी ज्यादा पड़ने वाली है, कब सूर्य भगवान कम दिखाई देंगे, ये सब जानकारी हम लोग को कौन बताएगा? आदित्य एल 1 बताएगा। एक बार और बताइएगा, आदित्य एल 1 क्यों नाम पड़ा? आदित्य सूर्य भगवान का पर्यायवाची नाम है। एल 1 लैग्रेंज पॉइंट 1 पे गया, लैग्रेंज पॉइंट पृथ्वी से आगे, सूर्य से बीच में। एक चीज बहुत मस्ट इंपोर्टेंट और समझिएगा, यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी दोनों की बराबर होती है। दोनों की जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है यहाँ पे बराबर होती है। यहाँ पे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण भी बराबर होता है और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण भी बराबर होता है। एक चीज और समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, अगर मान के चले कि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण ज्यादा हो जाए और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कम हो जाए तो क्या लगता है? सूर्य भगवान इसको खींच देंगे? बिल्कुल खींच देंगे। ध्यान से समझिएगा, समझने वाला टॉपिक है। अगर मान के चलिए कि मार्कर, ठीक है, मार्कर का ढक्कन है और मेरा हाथ है, इधर वाला मेरा हाथ है। अगर मान के चलिए हम दोनों को बराबर खींच रहे हैं तो मार्कर दोनों तरफ बराबर खींचा रहा है, लेकिन क्या लगता है? इसको हम तेज खींच दे और इसको ढीला खींच दे तो निकल गया। अगर मान के चलिए कि इसको तेज खींच दे, इसको ढीला खींच दे, इधर खींचा गया। लेकिन अगर दोनों को बराबर खींचेंगे तो किधर भी जाएगा? नहीं जाएगा। समझिएगा, आदित्य एल 1 यहाँ पे गया है, जितना गुरुत्वाकर्षण के साथ पृथ्वी खींचेगा उतने गुरुत्वाकर्षण के साथ सूर्य भगवान खींचेंगे। क्या लगता है? आदित्य एल 1 दोनों में से किधर खींचाएगा? बिल्कुल नहीं खिंचाएगा, क्योंकि दोनों कितना बराबर गुरुत्वाकर्षण की वजह से खींच रहा है। समझ में आ रहा है ना? अगर मान के चलिए, ध्यान से समझिए, अगर मान के चलिए कि पृथ्वी ज्यादा गुरुत्वाकर्षण जो खींच दे और सूर्य भगवान का गुरुत्वाकर्षण कम जाए तो क्या लगता है? कौन खींच लेगा? पृथ्वी खींच लेगा। जरूर है पृथ्वी खींच लेगा, लेकिन अगर सूर्य भगवान का गुरुत्वाकर्षण ज्यादा हो जाए और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कम हो जाए तो अब कौन खींच लेगा? तब सूर्य भगवान खींच लेंगे। लेकिन अभी कोई खींच पाएगा? नहीं खींच पाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो लीनियर ऑर्बिटल वेलोसिटी है ना, ऑर्बिटल वो भी लिख देते हैं, वो बराबर है किसके? लीनियर वेलोसिटी के। लीनियर वेलोसिटी रैखिक वेग, सॉरी रैखिक वेग के बराबर है कौन? कक्षीय वेग। और रैखिक वेग के बराबर है कक्षीय वेग। इसी के वजह से जो है ये आदित्य एल 1 न इधर जाएगा न इधर जाएगा। जब ये लीनियर वेलोसिटी ज्यादा होगा ऑर्बिटल वेलोसिटी से, छोड़ के कक्षा निकल जाएगा। नहीं समझे? नहीं समझे? समझिए फिर से, अगर पृथ्वी का ग्रेविटेशन ज्यादा होगा और सूर्य का कम होगा तो पृथ्वी या खींच लेगा। समझ में आ रहा? अगर सूर्य का ज्यादा होगा और पृथ्वी का कम होगा तो सूर्य खींच लेगा। ये भी समझ में आया? लेकिन सोचिए, लेकिन समझिए, अगर ये दोनों से ज्यादा आदित्य एल 1 के स्पीड हो गया तो ये दोनों एकरा कक्षा में रहेगा काहे? ये अपने छोड़ के भाग जाएगा। नहीं समझे? समझिए, जैसे मान के चले कि कोई लड़की है जिसका नया नया शादी हुआ है, ठीक है, और उसके हस्बैंड है और उसके मायके वाला है, ठीक है। अगर मान के चलिए कि हस्बैंड से अमीर मायके वाला है और मायके में शौक पूरा होगा तो हस्बैंड क्या कहे आएगी? तो मायके में रह जाएगी, मतलब ससुराल में, अपना नैहर में रह जाएगी। लेकिन समझिएगा, अगर नैहर जो हम लोग गाँव देहात में बोलते हैं, मायके में अगर उसका शौक पूरा न होगा और ससुराल वाला अमीर होगा तो क्या लगता है? ससुराल में ना आएगी। लेकिन अगर लड़की निकल गई नौकरी वाली और लड़की बन गई IPS या IAS और ससुराल वाला हो गया गरीब और मायके वाला हो गया गरीब, क्या लगता है? ससुराल में कि मायके में कि निकल जाएगी? तो आप भी समझ रहे, निकल जाएगी। वही चीज सेम प्रोसेस है। अगर पृथ्वी का ज्यादा होगा तो पृथ्वी खींच लेगा, इसका सूर्य का ज्यादा होगा सूर्य खींच लेगा। लेकिन अगर एकरे ज्यादा हो गया तो छोड़िए के निकल जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है? इसमें कोई दिक्कत नहीं। आदित्य एल 1 पूरे क्लियर हो गया, किस पॉइंट पे गया, कब गया था, आप लोग पे छोड़ रहे हैं। इसका आंसर आप लोग को बताना है कि किस तारीख को लॉन्च हुआ था। कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर्स भी समझने वाला है, इसको चलिए मिटा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला न्यूज है, कर्नाटक सरकार ने 3400 मंदिरों का प्रबंधन अपने हाथ में लिया। कितना मंदिर? 3400। समझिएगा क्या है? कर्नाटक सरकार कितना मंदिर का लिया है? 3400 मंदिर, 3400 टेम्पल का प्रबंधन अपने हाथ में लेकर। सर क्या बात करते हैं, ये तो और अच्छा वाला बात है ना कि मंदिर का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया है, तो और बढ़िया वाला बात है कि और अच्छा से चलेगा, और बढ़िया से पूजा पाठ करें। जी बिल्कुल नहीं। कहिएगा क्यों?
समझिएगा, मंदिर का प्रबंधन अपने आप में लेना आर्टिकल सबसे पहले उल्लंघन करता है किसका? 25 का। 25 में क्या है सर? धार्मिक स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता, कि मंदिर में हम जैसे चाहेंगे वैसे पूजा पाठ करेंगे। उसके बाद 26 सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, समझ में आ रहा है। उसके बाद 15 आर्टिकल 15 क्या है? जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब समझिए, हिंदू के मंदिरों को ले लिया गया है अपने हाथ में, मतलब क्या ये भेदभाव नहीं है? कहेगा सर आप क्या बोल रहे हैं, बोलेगा वहां का जनता, तो हम नहीं बोल रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो गया है कि जो कर्नाटक सरकार ने किया है ये गलत किया है, इस पे अब सुनवाई होगा, इसलिए आपको हम बता दिए। कर्नाटक सरकार कितना मंदिर को लिया है? 3400 मंदिरों को अपने हाथ में ले लिया है, ठीक है, इसी पे सुनवाई होगा। और आर्टिकल कौन कौन सा लगा है? 15 लगा है, 25 लगा है और 26 लगा है। 15 का मतलब आर्टिकल अनुच्छेद 15 का मतलब क्या होता है? जाति धर्म लिंग जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 25 का मतलब क्या होता है? अंतःकरण की स्वतंत्रता, मतलब अगर हम चाहे तो जिस टाइप से चाहेंगे उस टाइप से, जो भगवान का चाहेंगे वो भगवान का पूजा करेंगे। आर्टिकल 26 का मतलब क्या होता है? सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, मतलब हम चाहे तो किसी रोड पे कुछ दिन के लिए पंडाल लगा के दुर्गा पूजा कर सकते हैं, हमको रोकने कोई नहीं आएगा। कर्नाटक वाला मुद्दा समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का एनएसडी जो है नेशनल, समझिएगा, सिक्योरिटीज डिपोजिटरी जो है, ये हम लोग को बताए हैं कि भारत में एफपीआई में 4773 करोड़ का निवेश हुआ है। कितना करोड़ का? 4773 करोड़ का निवेश हुआ है। कितना करोड़ का निवेश हुआ है? 4773 करोड़ का। क्या सर क्वेश्चन ही पूछेगा? जी ना, क्वेश्चन ही पूछेगा एफपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, क्वेश्चन ही पूछेगा एनएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है, क्वेश्चन ये भी ना पूछेगा एनएसडी होता क्या है। समझिएगा, जब भी कोई कंपनी, समझिए, जब भी कोई कंपनी अमेरिका वगैरह का जो मान लीजिए या विदेशी जो मुद्रा होता है वो हमारे भारत में अगर निवेश होता है, उसका बायोडाटा बताती है, तो उसको बोला जाता है नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी। और जब हमारे भारत में कोई कंपनी विदेश में कितना निवेश हुआ है ये बताया जाएगा, तो जिस देश में निवेश होगा उस देश के नाम से बताया जाएगा। समझ में आया? अगर भारत में कोई कंपनी दूसरा निवेश कर रहा है तो क्या बोलेगा? इंडियन डिपोजिटरी या फिर भारतीय डिपोजिटरी। लेकिन अगर हमारा भारत वाला सब जाके अमेरिका में निवेश करेगा तो वहां क्या बोला जाएगा? अमेरिकन डिपोजिटरी। अगर ऑस्ट्रेलिया में निवेश करेगा तो उसका कुछ और नाम होगा वहां का संस्थान का। समझ में आ रहा है? तो वो क्या किया है? 4773 करोड़ रुपया का निवेश आया है, तो बढ़िया वाला बात है ना। अब समझिए दो चीज, एक होता है एफपीआई और एक होता है एफडीआई। एक होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एक होता है फोर्ट डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट। ये जो होता है ना ये बड़ा अच्छा होता है, ये बहुत खराब होता है। पूछे कैसे? तो जैसे मान के चले किसी कंपनी में अगर हिस्सेदारी खरीद ली जाए 10% से ज्यादा तो वो कहलाता है एफडीआई। और किसी कंपनी में छोटका इक्विटी खरीदी जाए तो उसको क्या बोलते हैं? एफपीआई। नहीं समझ रहे? समझिए, जैसे हमारा वो कंपनी है तो हम कंपनी के 100% के मालिक होंगे। अगर हम 2% इक्विटी किसी को बेच रहे हैं तो जो व्यक्ति खरीद रहा है वो क्या कहलाएगा? एफपीआई। क्योंकि कितना खरीद रहा है? मात्र 2%। आप समझिए 2% इक्विटी को जब चाहे तब बेच देगा और बेच के निकल जाएगा। लेकिन अगला कंपनी मेरा 100% इक्विटी का खरीद लिया 50%, तो 50% को बेचना इतना आसान नहीं होता है। तो क्या लगता है ये छोड़ के जाएगा? जी नहीं, ये छोड़ के चल जाएगा? जी बिल्कुल चला जाएगा। जब चाहे तो भाग सकता है बेच के। जैसे आज खरीदे हैं, कल ज्यादा दाम दिया बेच दिए, ये जी नहीं, ये जल्दी नहीं बेचेगा क्योंकि कितना है? 50%। और समझिए ये अगर रहेगा तो विदेश से टेक्निक भी लाएगा, क्योंकि रहेगा तो कंपनी में हमारा काम करेगा। ये रहेगा तो विदेश से टेक्निक लाएगा, तो क्या विदेश से पैसा नहीं आएगा? आएगा। ये रहेगा, क्या लगता है हम लोग का स्किल पावर ना बढ़ेगा। लेकिन ये आया बेच के चला गया। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? तो एनएसडी कितना पता है? एफपीआई में कितना निवेश हुआ? 4773 करोड़। यहां तक बाबू कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला करंट अफेयर्स है उष्णकटिबंधित, तो लिखा गया बाबू सॉरी, उष्णकटिबंधित चक्रवात मेडागास्कर के मोरम्बो में आया। क्वेश्चन नंबर 1,
सर उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, सर मेडागास्कर है कहाँ? क्वेश्चन नंबर 3, अगर मेडागास्कर पूछा है तो क्या मेडागास्कर की राजधानी नहीं पूछेगा? क्वेश्चन नंबर 4, सर मेडागास्कर से हम लोग जुड़े हुए हैं का? समझ में आ रहा है? 4 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से और चारों आपको बताएंगे, क्योंकि हम आप बोले हैं ना, आप लोग जब हमको सपोर्ट कर रहे हैं तो हम आपको 110% सपोर्ट करेंगे, और मान के चलिए ना कि 110% से ज्यादा ही सपोर्ट करेंगे। ठीक है, देखते हैं, पहले 2 चीज समझते हैं। मेडागास्कर की राजधानी अंतनानारिवो, अंतनानारिवो, मेडागास्कर की राजधानी अंतनानारिवो। ठीक है, देख लीजिए, लिख लीजिए, इसको हमको भी बोलने में बड़ा अजीब लग रहा है। ठीक है, दूसरा नंबर चीज, हम लोग के भारत में और मेडागास्कर में एक प्राणी है और एक जीव है जो बहुत सेम मिलता है, जिसका नाम है लेमूर। क्या है? लेमूर। लेमूर हम लोग के भारत में और मेडागास्कर में जो लेमूर है ना, ये दोनों बड़ा सेम मिलता है। ठीक है सर, क्या पता है? तो एगो आए थे प्रसिद्ध महाद्वीपीय सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक वैगनर, नाम सुनिएगा आप लोग ज्योग्राफी जब आपको हम पढ़ाएंगे तो। वैगनर जो आए थे तो वैगनर महाद्वीपीय सिद्धांत दिए थे कि महाद्वीप जो था ना, वैगनर का कहना था कि पहले जितना महाद्वीप है ना सब एक साथ जुड़ा हुआ था, अब जुड़ा हुआ था वही धीरे धीरे क्या हुआ, टूट के अलग हो गया है। तो वो जो महाद्वीपीय सिद्धांत जो दिए थे कि सब महाद्वीप जो भारत है, वो अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया सब है ना, सब एक जगह था, जिसको पेंजिया कहा गया था। क्या कहा गया था? पेंजिया। उस सबको क्या कहा गया था? पेंजिया। और उसके किनारे जो सागर था उसको कहा गया था पेंथेलासा। और वो जो 2 भाग में टूटा था तो ऊपर वाला को बोला गया था लॉरेशिया और नीचे वाला को बोला गया था गोंडवाना लैंड, या ऊपर वाला को अंगारा लैंड भी कहा गया था। तो उसके बाद धीरे धीरे और द्वीप टूट गए। तो ये सिद्धांत दिए थे कौन? वैगनर। कब दिए थे? 1912 में। लिख लीजिएगा, वैगनर ने महाद्वीपीय सिद्धांत 1912 में दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब वैगनर महाद्वीपीय सिद्धांत दिए तो उनसे लोग पूछे कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि पहले जुड़े हुए थे और अभी टूटे हुए? तो उस सबूत में से एक सबूत भी दिए थे कि भारत में भी लेमूर प्रजाति पाई जाती है और मेडागास्कर में भी लेमूर प्रजाति पाई जाती है। बहुत से वैज्ञानिक तो ऐसे हैं जो इन दोनों महाद्वीप को मिला के लेमुरिया महाद्वीप बना दिए। क्या बना दिए? लेमुरिया। तो एक क्वेश्चन सेम हो गया कि लेमूर प्रजाति भारत में भी और मेडागास्कर में भी। दूसरा चीज, मेडागास्कर की राजधानी अंतानानारिवो। तीसरा चीज, मेडागास्कर देखते हैं। अब मेडागास्कर जो है ना वो अफ्रीका के साइड में पड़ता है। ठीक है, अफ्रीका के साइड में। तो क्या अफ्रीका का नक्शा आप लोग को बनाना आता है? देखिए हम इजीली बनाना आप लोग को सिखाते हैं। ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेगा? यूट्यूब पे ही मिलेगा। कहाँ? कुछ का नक्शा, अफ्रीका का नक्शा। ठीक है, आगे बनाते हैं। चुपचाप कुछ नहीं करना, एक सी बनाना है। ठीक है, सी से आगे वो सस्पेंज बना देना है, सस्पेंस से आगे वो बंसी लटका देना है। ठीक है, बोर्ड छोटा है इसलिए हम थोड़ा सा ऊपर करके ही बनाते हैं, यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा दिक्कत कर दे। चलिए यहाँ बनाते हैं, सी बनाना है, छोटा ही बनाते हैं, बना बंसी लटका देना है, ऐसे जाना है, उसका 1 बेर 2 बेर और 3 बेर, सिर्फ ऐसे कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका यूरोप, कोई दिक्कत, सॉरी अरब प्रायद्वीप, और यहाँ पे हो जाएगा आपका यमन, ये हो जाएगा लाल सागर, इधर हो गया स्वेज नहर, इधर अकाबा की खाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपका मेडागास्कर द्वीप है, इतना बड़ा नहीं है, थोड़ा सा छोटा है, यहाँ पे आपका मेडागास्कर द्वीप है। ठीक है, तो मेडागास्कर द्वीप के मुरम्बो में उष्णकटिबंधीय चक्रवात आया। कहेगा ये कौन बात हो गया सर? यहाँ से गुजरती है उसकी मकर रेखा, थोड़ा सा नीचे से गुजरती है 30 डिग्री। अब जितने लोग ज्योग्राफी पढ़े होंगे सबको पता होगा कि 30 डिग्री में ट्रेड वाइंड चलता है। कौन सा वाइंड? ट्रेड वाइंड चलता है, व्यापारिक पवन चलता है। 30 डिग्री में व्यापारिक पवन चलता है। और उष्णकटिबंधीय कहने का मतलब कैसा क्षेत्र? गर्म क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय कहने का मतलब गर्म क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय कहने का मतलब गर्म क्षेत्र। और गर्म क्षेत्र में कभी भी जो होता है ना, जलवाष्प ऊपर उठता है। क्या होता है? ऊपर उठता है। तो मान लीजिए इस समुंदर में, यहाँ पे समुंदर में अगर गर्म होके पानी ऊपर उठा, तो गर्म होके अगर पानी ऊपर, तो क्या लगता है बहुत ज्यादा ऊपर ना चल जाएगा? चल जाएगा। समझिए, एक चीज समझिए, अगर वहां का उठ गया, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे बहुत सारा हवा है और यहाँ का हवा अगर ऊपर उठ गया तो यहाँ जगह खाली होगा कि नहीं होगा? यहाँ का हवा ऊपर उठेगा तो यहाँ का जगह खाली हो जाएगा, और जब यहाँ का जगह खाली हो जाएगा तो इधर उधर से हवा आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। कहिए सर बिल्कुल आएगा, यहाँ खाली होगा तो दोनों तरफ से भरवे ना करेगा, और जब दोनों तरफ से भरेगा तो क्या लगता है यहाँ आंधी नहीं चलेगा? चलेगा। अब समझिए, यही जब धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा तो क्या चक्रवात नहीं ले लेगा?
उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहने का मतलब 0 से 30 डिग्री। उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहने का मतलब 0 से 30 डिग्री। और शीतोष्ण चक्रवात कहेगा तो 30 से 60 डिग्री। और ध्रुवीय चक्रवात कहेगा तो 60 से 90 डिग्री। तो यहाँ कौन सा चक्रवात? उष्णकटिबंधीय चक्रवात। मतलब कितना डिग्री? 0 से 30 डिग्री। समझ में आ रहा है? 0 से 30 डिग्री में चक्रवात, इसको कौन सा चक्रवात बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय चक्रवात। कहाँ आया है? तो मेडागास्कर के मोरम्बो में, यहीं पे पड़ता है मोरम्बो। मेडागास्कर के मोरम्बो में आया है। चलिए एक चीज समझ ले, उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होता है। मेडागास्कर देख लिए, नक्शा बनाना भी सीख गए। और मेडागास्कर की राजधानी अंतानानारिवो। उसके बाद यहाँ पे प्रजाति जो पाई जाती है हमारा भारत और मेडागास्कर में सेम सेम लेमुरिया। कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर्स की तरफ। पश्चिम बंगाल ने घोषित किया अपना राज्य दिवस। पश्चिम बंगाल का राज्य दिवस क्या है? तो आप लोग के लिए ले आए, पश्चिम बंगाल का राज्य दिवस है पोइला बैसाख। अब यही नाम है तो यही ना बोलेंगे हम। पश्चिम बंगाल का राज्य दिवस क्या बना है? पोइला बैसाख। कब घोषित किया? तो कल ही परसों में घोषित हुआ है। पश्चिम बंगाल का राज्य दिवस क्या बना है? पोइला बैसाख। याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल का राज्य दिवस पोइला बैसाख। पश्चिम बंगाल का राज्य दिवस पोइला बैसाख। नहीं याद रहे ना तो पिलुआ याद रखिए। क्या याद रखना? पिलुआ। पश्चिम बंगाल का राज्य दिवस पिलुआ। अब बैसाख से बैसाखी याद रखिए। छोड़िए, पिलुआ ध्यान में रहेगा ना ऑप्शन में, पिलुआ। तो पिलुआ से पोइला बैसाख मार दीजिएगा, ठीक है। पश्चिम बंगाल का राज्य दिवस पोइला बैसाख। अमित शाह ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ध्यान देने वाला चीज है। अमित शाह जी जो अपना गृह मंत्री हैं, वो कहे हैं कि अपना भारत में दाल की खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। किस चीज की खेती के लिए? दाल की खेती के लिए। अब देखिए, भारत में अगर जो भी किसान दाल की खेती करते हैं तो अमित शाह ने एक पोर्टल बनाया है। और उस पोर्टल के माध्यम से आप उस पर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो आपका नाम वहां चला जाएगा, आप दाल की खेती कर रहे हैं ये पता चल जाएगा। और समझिए, और दाल की खेती के लिए पहले से राशि भी तय कर दी गई है कि कितना रुपए किलो खरीदा जाएगा। आप समझिए, कृषि तो बड़ा गड़बड़ समस्या है। कहीं दाल का दाम बढ़ गया, अगर दाल का दाम बढ़ गया तो आप मार्केट में भी बेच सकते हैं। अगर दाल का दाम बढ़ गया तो आपको उस हिसाब से औसत मूल्य निकाल के भी दिया जाएगा। अगर दाल का दाम घट गया तो जितना तय है उतने दिया जाएगा। बताइए, अच्छा काम है ना? हमको भी लगा है। तो कौन सा पोर्टल है? तुअर दाल प्रोक्योरमेंट। कौन सा पोर्टल है? तुअर दाल प्रोक्योरमेंट। कौन सा पोर्टल? तुअर दाल प्रोक्योरमेंट। अगर आप भी दाल की खेती करते हैं तो अभी जाके रजिस्ट्रेशन करवाइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गोवा में कौन सा शिलालेख मिला है? गोवा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। पीसीएस वगैरह में भी पूछेगा। और किस चीज से? तो कल्चर से पूछेगा, इसी मतलब संस्कृति वगैरह से। कदम्ब शिलालेख मिला है, कहाँ? गोवा में मिला। कौवीं शताब्दी के बताया जा रहा है? 10वीं, मतलब 1000 ईस्वी में। समझिए, अभी 2000 चल रहा है, 2023, मतलब ये 1023 साल पुराना है। 1023 साल पुराना कौन शिलालेख है? कदम्ब शिलालेख। कहाँ मिला है? एक सेकेंड, कहाँ मिला है? गोवा में मिला है। कहाँ लिखे? नहीं लिखा? गोवा में। ये रहा, गोवा में मिला है। कौन कौन भाषा का है? कन्नड़ भाषा, संस्कृत भाषा। कन्नड़ भाषा, संस्कृत भाषा का कौन सा शिलालेख मिला है? कदम्ब शिलालेख। कहाँ मिला है? गोवा में मिला है। कितनावां शताब्दी के? 10वीं शताब्दी के, ध्यान रखिएगा। उसका पीयूबीटी एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको मिला है? पीयूबीटी एथलीट ऑफ द ईयर में नामानित जो भी है, नामानित किसको? नामानित जो भी हो, उसके लिए नाम किसका दिया गया है? विराट कोहली का। क्यों? समझिएगा भाई, सब बोलता था लियोनेल मेसी, सब बोलता था रोनाल्डो, लेकिन छा गए अपने इंडिया के विराट कोहली। समझ में आ रहा है ना? बोलता था लियोनेल मेसी जीतेगा, रोनाल्डो का ज्यादा फॉलोअर्स है, लेकिन फैन फॉलोइंग किसका ज्यादा निकला? विराट कोहली का। एक बार और बता देते हैं। पश्चिम बंगाल का राज्य दिवस पोइला बैसाख। अमित शाह ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तुअर दाल प्रोक्योरेंट, दाल के लिए, ठीक है। उसका गोवा में कौन सा शिलालेख मिला? कदम्ब शिलालेख। कितना शताब्दी के है? 10वीं शताब्दी के। कौन कौन भाषा में मिला है? कन्नड़ और संस्कृत भाषा में मिला है। अगला है पीयूबीटी एथलीट ऑफ द ईयर किसको मिला है? विराट कोहली को। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ जल्दी से। चले हम लोग अगले करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे जीआई टैग क्या होता है। जीआई टैग क्यों? क्योंकि जीआई टैग में मिला है सिमली पाल काई चटनी को, डोंगरिया कोंग हस्त निर्मित कालीन को, अदरक को, बाचो लकड़ी को,
सर कहेगा ये सब कुछ जीआई टैग, जीआई टैग होता क्या है? ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी, ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी, ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी लिख लीजिएगा। जीआई का फुल फॉर्म ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी। सर ये क्या होता है? जब कोई भी सामान, जब कोई भी सामान उस जगह पे उतनी अच्छी कहीं और न मिले ना, तो उस जगह पे जो सामान बनता है उसको ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी दिया जाता है। नहीं समझे? जैसे दार्जिलिंग के चाय, उसको क्या दिया जाएगा? ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी, क्योंकि दार्जिलिंग में जैसा चाय मिलता है वैसे कहीं नहीं मिलता है। ठीक है। इसी तरह से सिमली पालकाई चटनी, ऐसा चटनी आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो उसको क्या दिया गया है? जीआई टैग। कहाँ का है? उड़ीसा का। डोंगरिया कोंग क्या दिया गया है? जीआई टैग। हस्त निर्मित कालीन कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। हाथ से बिना हुआ जो कालीन है वैसा कालीन आपको कहीं नहीं मिलेगा, उसको क्या मिला है? जीआई टैग। अरुणाचल प्रदेश के अदरक को मिला, क्या मिला है? जीआई टैग। अरुणाचल प्रदेश के बाचो लकड़ी, उसको क्या मिला है? जीआई टैग। समझ में? एक बार और बताते हैं। ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी टैग, ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी टैग मतलब उस प्रकार का जो लकड़ी, सॉरी, उस प्रकार का जो चीज है वहां के अलावा उतना अच्छा कहीं नहीं मिले, उसको क्या बोलते हैं? ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी, भौगोलिक पहचान। मतलब अगर उड़ीसा में जाइएगा ना, तो इस जगह पे जाइएगा तो इस जगह का फेमस आपको क्या मिलेगा? सिमली पालकाई चटनी। डोंगरिया कोंग, ये भी कहाँ मिला है? उड़ीसा में मिला है। अरुणाचल प्रदेश का कालीन, अदरक, बाचो लकड़ी, ये सब किस चीज में आता है? जीआई टैग में। जीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी टैग। ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी टैग मतलब उस जगह की भौगोलिक विशेषता को बताता है ये सारा चीज। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। चदुम्बी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? चदुम्बी महोत्सव असम का नया पर्व निकला है, निकला है या कहिए बना है या जो भी हो। चदुम्बी महोत्सव कहाँ है? असम। पूछने के 110% चांस है, क्योंकि नया बना है। चदुम्बी महोत्सव असम, चदुम्बी महोत्सव असम। विश्व अनाथ दिवस कब मनाया जाता है? 6 जनवरी। विश्व अनाथ दिवस कब मनाया जाता है? 6 जनवरी। विश्व अनाथ दिवस कब मनाया जाता है? 6 जनवरी। एक क्वेश्चन फिर आप लोग के लिए, ध्यान से सुनिएगा। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स भरिए। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स भरिए। और अगर आपको लगता है कि यहाँ से आपका अच्छा करेंट अफेयर्स पूछा जाता है, तो आपके जितने भी दोस्त हैं सबको शेयर कर दीजिए, सबको फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप हर जगह अपलोड कीजिए। यहीं से आपका करंट अफेयर्स क्लियर होगा। बहुत सारे टीचरों को देखा होगा आपने, जो करंट अफेयर्स का ऑब्जेक्टिव करवाते हैं, सब्जेक्टिव करवाते हैं, पेपर लेके पढ़ देते हैं, समझ में कुछ नहीं आता है। मेरी भी कहानी वैसे ही है। मैंने करंट अफेयर्स बनाने के बारे में कभी सोचा ही नहीं, लेकिन सोचा क्यों? क्योंकि हम लोग को पढ़ना है हिंदू, हिंदू आता है इंग्लिश में, हम ठहरे बिहार से, तो चलिए हम तो घींच तीर के कर लेते हैं। लेकिन हम सोचे कि और बच्चा जो आईएएस आईपीएस पीसीएस बनने का सपना लेके बैठा होगा, उसको तो हिंदू अंग्रेजी में आएगा नहीं। हम कहे काहे नहीं इसको हिंदी किया जाए। हम यूट्यूब पे बहुत सर्च किए, कोई मास्टर साहब हमको मिल जाए जो हिंदू पेपर का हिंदी में एनालिसिस बता दे, लेकिन कौनों नहीं मिले। फिर हम सोचे कि चलो कोई नहीं, हम ही टाइम निकालते हैं और हम ही बताते हैं, जितना बच्चा के तकलीफ होगा सबका दूर किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सोचे लक्ष्मीकांत कोई पढ़ा दे। देखे लक्ष्मीकांत पढ़ा रहे, लाइन बाई लाइन पढ़ा रहे हैं। अब 70,000 80,000 बच्चा एफोर्ड नहीं करता है, तो हम खुद बैच लिए, खुद पढ़े, फिर आप लोग को पढ़ाएंगे, वो भी मुफ्त। कहाँ? यूट्यूब पे पढ़ाएंगे। तो थोड़ा बहुत आप लोग का सपोर्ट मिल चाहिए, ये नहीं चाहिए। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं फ्री में, तो इसे आप भी तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए। ज़्यादा कुछ नहीं, 2-3 सब्सक्राइब आप कीजिएगा, 2-3 कोई और भाई कर देगा, इसे कर करके पूरा दीजिए। और जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं वैसे वैसे मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपका हर सब्जेक्ट यहीं से क्लियर कराऊं, ये गारंटी है मेरी। अगर भरोसा है तो ठोकते चलिए सब्सक्राइब। ठीक है, कमेंट बॉक्स भरिएगा विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौदुम्बी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? असम में। विश्व अनाथ दिवस 6 जनवरी। किर्गिस्तान ने आधिकारिक तौर पे किसे अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया? हिम तेंदुआ को। हिम तेंदुआ, जो बर्फ में जो तेंदुआ रहता है उसको घोषित किया है क्या? राष्ट्रीय प्रतीक। किसने घोषित किया है? किर्गिस्तान। किसने घोषित किया है? किर्गिस्तान। कोई दिक्कत है? किसने घोषित किया है? किर्गिस्तान। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। इससे आगे कुछ करंट अफेयर्स 4-5 और बचे हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं, उसके बाद कहानी खत्म करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस 1 मिनट रुकिए, 2 मिनट में हम लिख देते हैं। चलिए बस 3-4 और बचे हैं, जल्दी जल्दी इसको देख लेते हैं, खत्म करते हैं आज का करंट अफेयर्स।
भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य कार्यकारी अधिकारी रघुराम अय्यर, समझिएगा, भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य कार्यकारी अधिकारी रघुराम अय्यर को बनाया गया है। अगला बढ़ते, एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे चुना गया? विकासशील को। अगर नहीं याद रहे तो एशिया विकास, जब ये पूछे विकास की नाम भी उनका क्या है? विकासशील। ये पूर्व आईएएस अधिकारी थे, आईएएस से इनका प्रमोशन होकर क्या बनाया गया है? बनाया गया एशिया विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक। पहले क्या थे? आईएएस अधिकारी थे। नाम क्या था? विकासशील। उसके बाद कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2023, शीर्षेंदु मुखोपाध्याय। कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2023, शीर्षेंदु मुखोपाध्याय। समझ में आ गया? लिख लीजिएगा, कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसको दिया गया? शीर्षेंदु मुखोपाध्याय। बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर वन लाइनर बताते, क्या करें जी, क्या करें? पेपर एनालिसिस तो बताते ही बताते हैं, वन लाइनर साथ में बताते हैं। इनसे जो लोग एसएससी जीडी बिहार पुलिस वाले हैं उनका भी भला, और जो लोग यूपीएससी बीपीएससी क्या बोलते हैं पीसीएस वाले हैं उनका भी भला होगा। कोई दिक्कत है नहीं, हम खुद हैं तो हम समझ सकते हैं आप लोग का दर्द। एक चीज और समझिएगा, बड़ा कूटनीति वाला बात आया है। जैसे भारत का जो सेंटर है, जो जीडीपी का अनुमान लगाया है, आपको हम कल या परसों वाले क्लास में बताए थे, तो बताए थे कि आपको जो अनुमान लगाया है वो लगाया है 7.2%, ये अप्रोक्सीमेट 3% था, ध्यान में नहीं आ रहा, 7.3% था, 7.3%। और अमेरिकवा अनुमान लगाया है, अमेरिकवा कह रहा है 6.2% से ज्यादा जइबे नहीं करेगा। सोचिए, अमेरिका क्या बोला है कि 6.3% से ज्यादा जाएगा ही नहीं जाएगा जीडीपी, और भारत अनुमान लगाया तो भारत कितना अनुमान लगाया था? 7.3%। और अमेरिका जो अनुमान लगाया है वो कितना लगाया है? 6.2%। कोई दिक्कत है यहाँ पे? आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और आज का आप लोग को क्वेश्चन याद होगा, आज का क्वेश्चन आप लोग को याद होगा। आज का क्वेश्चन क्या है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ठोकिए कमेंट बॉक्स। कोई दिक्कत है? और दूसरा क्वेश्चन सुनिएगा, प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस, प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? उसको भी कमेंट भर दीजिए। ये 2 क्वेश्चन का आंसर जो पहले देंगे उनका नाम फिर से कल आएगा आपकी कक्षा में। समझ में आ रही है? और जहां तक हो सके अगर आपको करंट अफेयर्स अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए, आपके जितने भी दोस्त हैं सबको शेयर कीजिए, और चैनल शेयर कीजिए, बोले सब्सक्राइब करने। कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं फिर से कल करंट अफेयर्स लेके। टाइम हो चुका है ज़्यादा, अब छोड़ ही देने में भलाई है। धन्यवाद।